बच्चों, आज मैं लेसन 12 पार्ट 1 ऊर्जा के शोध स्टार्ट करने जा रही हूं। ऊर्जा के शोध ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स, क्योंकि इसमें वो चीज बताई गई है जो आपको अपने चारों तरफ दिखती है। ठीक है, तो हम पहले किस किस बात का जिक्र करेंगे? पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, ऊर्जा क्या है, यानी ऊर्जा का इंट्रोडक्शन। ऊर्जा को आप जानते हैं इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। ये हमारे चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो एनर्जी हमको दिखेगी, यानी चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज अगर कोई कार्य कर रही है तो उसके पीछे एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, तभी वो कार्य कर रही है। चाहे हम आप हो यानी कि लिविंग थिंग, हमें भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा हम भोजन के रूप में लेते हैं जो कि पच के हमारे शरीर में ऊर्जा हमको देता है। चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे कोई गाड़ी चल रही हो उसको पेट्रोल की जरूरत है, वो उसकी ऊर्जा है। बल्ब जल रहा हो, पंखा चल रहा हो, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी है तब वो चलेगा। आजकल मोबाइल हर हाथ में है, मोबाइल कब चलेगा? जब उसकी बैटरी पूरी चार्ज होगी, यानी बैटरी चार्ज यानी उसमें ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा का इंट्रोडक्शन ये कि हर वो चीज जो अपना कार्य करती है वो किसके कारण? ऊर्जा के कारण। अगर उस वस्तु में ऊर्जा नहीं है, किसी भी तरीके से अगर वो ऊर्जा गेन करता है, अगर वो नहीं गेन कर पाया और उसमें ऊर्जा नहीं है तो वो वस्तु कार्य नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट है हमारे जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है। हमारे जीवन में ऊर्जा का बहुत महत्व है। चाहे हम अपने लिए देखें कि हम बहुत जब थक जाते हैं, स्कूल से आते हैं बहुत थके फील करते हैं, क्या करते हैं? हमें खाना चाहिए, फिर हमें एनर्जी आती है। ठीक है, तो चाहे हम हो तो हमें भी ऊर्जा की बहुत जरूरत है। चाहे हम अपने आसपास देखें कि हर चीज में ऊर्जा की जरूरत है। चाहे हम खाना बना रहे हो, सिलेंडर चाहिए। हम अगर स्टोव पे खाना बना रहे हो तो हमें ऊर्जा का कौन सा स्रोत चाहिए? मिट्टी का तेल चाहिए। हम अगर हीटर पे खाना बना रहे हो तो हमें ऊर्जा का कौन सा स्रोत चाहिए? बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए। ठीक है, हम स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं तो हमें साइकिल में भी एक कौन सी ऊर्जा उसमें हम लगाते हैं? हम अपनी मसल ऊर्जा लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऊर्जा बहुत तरीके की होती है, अभी मैं आपको बढ़ाऊंगी, तो वो भी एक यांत्रिक एनर्जी इसमें क्रिएट हो जाती है। तो हम साइकिल चला के जाते हैं, स्कूटर में, बाइक में, कार में पेट्रोल डीजल सब भरा जाता है। उसके अलावा आपको पता है जो भी बिजली के इक्विपमेंट्स है, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, उन सबको भी तो चारों तरफ ऊर्जा ही कम है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि लाइट चली जाती है हमारे घर में तो सब लोग कितने शांत हो जाते हैं, क्योंकि ना उनको टीवी चलता है, उनका मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाता है, बल्ब भी नहीं चलता, पंखा भी नहीं चलता। जैसे हमारी इतनी डिपेंडेंसी हो गई है, तो महत्व यानी बहुत महत्व है ऊर्जा का। ठीक है, ये तो मैं इलेक्ट्रिक का बता रही हूं। कोई भी तरीके की एनर्जी है जो उस सब का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हम जितना ज्यादा साइंस डेवलप हो रही है, जितना ज्यादा हम डेवलप हो रहे हैं, हम उतना ही ज्यादा जो है वो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर बहुत पहले के समय में बहुत कम सोर्स ऑफ एनर्जीज थी, ठीक है, तो बस क्या था, हम सिर्फ अपनी मसल पावर यानी मसल एनर्जी तो थी हमारी, जो ह्यूमन बीइंग की जो अपनी एनर्जी थी उसी को हर चीज में यूज करते थे। अब हमें कहीं भी जाना, हमें कार चाहिए, हमें उसमें ऊर्जा चाहिए। अगर उसमें ऊर्जा नहीं है तो कार नहीं चलेगी, तो हम नहीं जा पाएंगे। पहले लोग कितने किलोमीटर्स का रास्ता पैदल तय कर लेते थे, है ना। तो ऊर्जा का अब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, उसके बाद आया ऊर्जा के विभिन्न रूप। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी एनर्जी के बारे में, वैसे ही एनर्जी है। सबसे पहले यहां पर है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा सब बच्चे जानते हैं, हीट एनर्जी। फिर प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, ठीक है, जो कि लाइट से मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा, मशीनी एनर्जी, जब कोई मशीन काम करती है, जब कोई पहिया घूमता है, अगर या देखिए यहां पर आपको ऊर्जा का रूपांतरण भी पता होना चाहिए और सबको पता होगा, और वो भी एक पॉइंट है, उसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके इस लेसन में ऊर्जा का रूपांतरण नहीं है यहां पर बताया गया। लेकिन ये जितनी भी ऊर्जाएं हैं इसमें बहुत सी ऊर्जा किसी दूसरी ऊर्जा की इन्हीं में से उसका रूपांतरण है।
ठीक है। तो यांत्रिक एनर्जी यानी जो पंखा चलता है, अब पंखा चलता है तो किससे चलता है? अगर लाइट नहीं है तो नहीं चलेगा, यानी पंखे चलने के लिए कौन सी ऊर्जा जरूरी? विद्युत ऊर्जा। लेकिन अगर पंखा खराब है तो भी तो पंखा नहीं चलेगा। तो क्या होता है, जब विद्युत एनर्जी उसको मिलती है उसके बाद यांत्रिक एनर्जी उसके घूमने में से क्रिएट होती है और फिर वो चलता है। ठीक है, तो वहां पर विद्युत एनर्जी किस एनर्जी में बदल जाती है? यांत्रिक एनर्जी में। ठीक है, उसी तरीके से विद्युत ऊर्जा मैंने आपको बताया। फिर रासायनिक केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी भी क्या होता है? ये भी ऊर्जा का बहुत, इसका भी रूपांतरण बहुत सारी ऊर्जाओं में होता है। अब रासायनिक ऊर्जा, आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, पटाखा जलाते हैं आप दिवाली में, जब भी पटाखा जलाते हैं तो उसमें क्या है? रासायन भरा है, और वो रासायन जब जलता है, हम उसको जलाते हैं तो किसमें बदलता है? वो बदलता है ऊष्मीय एनर्जी में और ध्वनि एनर्जी में बदलता है, और उसके बाद प्रकाश एनर्जी में। तीनों, जब हम एक पटाखा जलाते हैं तो हमें लाइट भी दिखती है, ऊष्मा भी मिलती है और ध्वनि भी होती है। ठीक है, यहां पर देखा आपने ऊर्जा का रूपांतरण। तो यहां पर अगर आपके लेसन में भला ही नहीं है, लेकिन ऊर्जा रूपांतरण भी आप इनमें से जो है वो बहुत जरूरी है, उन पे आपको गौर करना, और अगर चाहे तो आप एक नोट्स बना के ऊर्जा रूपांतरण अलग से नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आई ध्वनि एनर्जी। ध्वनि एनर्जी यानी कि आवाज से जो एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी। ठीक है, तो ये इतने तरीके की एनर्जीज यानी ऊर्जा होती है जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। कभी हम इनको उन्हीं रूप में इस्तेमाल करते हैं जिस रूप में ये है, और कभी इनके रूपांतरण जब हो जाता है, ये दूसरी फॉर्म में आ जाती है, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आया ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। अब ये ऊर्जाएं हैं, इनके पीछे कोई ना कोई तो स्रोत होगा। अब ऊष्मीय एनर्जी, प्रकाश एनर्जी, इन सबके पीछे आप देखिए स्रोत जितने भी हैं उनको दो भाग में बांटा गया है। एक वो स्रोत है जो हम जिनको इस्तेमाल एक बार करते हैं और फिर वो खत्म, उसको उसके बाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि वो कहलाएंगे अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा में। अब इसमें क्या आ गया? अनवीकरणीय स्रोत यानी ईंधन का तेल, गैस का सिलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या है? तो फिर से हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो वहां पर ही खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, हमने गाड़ी चलाई, उसके बाद वो गाड़ी, पेट्रोल जो था वो धुआं होके निकल गया, फिर पेट्रोल खत्म, अब हमें फिर से भरवाना पड़ेगा। तो ये जो पेट्रोल है, जो हमारा जहां पर भी स्टोरेज है पेट्रोल का, वो भी एक लिमिट में है। और आप अभी आगे पढ़ेंगे पेट्रोल क्या है? जीवाश्म ईंधन, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इनको बनने में भी लाखों साल लगते हैं। तो जो पेट्रोल अब है वो धीमे धीमे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, जो एलपीजी वगैरह हम यूज करते हैं, ये सब धीमे धीमे खत्म हो रही है और इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो ये है अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार इस्तेमाल कर लिया उसके बाद ये खत्म। और दूसरे स्रोत होते हैं नवीकरणीय स्रोत, जैसे कि सूर्य की रोशनी, हम सूर्य का प्रकाश जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन सूर्य आ जाता है। ये नहीं कि वो अपनी कम लाइट लेकर आता है, सूर्य उतनी ही चकाचौंध से फिर से आता है। ठीक है, और फिर वो अगले दिन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन सूरज उसी चकाचौंध से आता है। वो पेट्रोल डीजल की तरह नहीं कि एक बार इस्तेमाल कर लिया तो जो पेट्रोल के कुएं हैं, डीजल के कुएं हैं, वो क्या है, वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी उतनी की ही उतनी है। तो ऐसे स्रोत जो कि बिल्कुल कम नहीं होते, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और वो फिर हमें पुनः उसी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, वो हुए नवीकरणीय। जैसे सूर्य की रोशनी, हवा आप चाहे जितनी इस्तेमाल करिए आपको निरंतर मिलती रहेगी, सालों साल, सैकड़ों सालों तक उसी फ्लो में। उसके बाद पानी, बहुत पानी है, ये आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसका 3/4 पूरा पानी है, लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम है। लेकिन अगर हमें ऊर्जा बनानी है, बिजली बनानी है हमें, तो हम पानी का इस्तेमाल कौन से? समुद्र के पानी को साफ करके, उसका खारा पानी होता है, ऐसी मशीनें आ गई, उसको हम साफ करके भी बिजली बना सकते हैं। तो वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है। आपको विंड एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, वाटर एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, और ये सोलर एनर्जी के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये कौन से स्रोत हो गए? नवीकरणीय स्रोत। तो ठीक है, तो जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनको मेन दो भागों में बांट सकते हैं।
तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अनवीकरणीय स्रोत के बारे में। ठीक है, अब हम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कि आपको बताया कि ऐसे स्रोत जिनका जो एक लिमिट में ही है हमारी धरती पर, और जिनको हम अगर लगातार इस्तेमाल करते रहें, एक सही फॉर्म में ना करके ज्यादा से ज्यादा खूब सारा दोहन करते रहे और उसको इस्तेमाल करते रहे, तो एक लिमिट के बाद वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो होते हैं अनवीकरणीय स्रोत, जिसको कि 4 भागों में कैटेगराइज करा गया है। पहला कोयला, दूसरा कच्चा तेल, तीसरा प्राकृतिक गैस और फिर नाभिकीय ऊर्जा। अब इनमें जो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक, कार्बन इनका मुख्य घटक है। ये सब कार्बनिक जो है वो कंपाउंड्स हैं। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इन सब में कार्बन पाया जाता है और इन तीनों को भी हम जो है वो कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ये ऊर्जा के पारंपरिक जो है वो स्रोत कहलाते हैं और जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अब पारंपरिक स्रोत जो है वो हम क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा हमारा जो जीवन है, जो ऊर्जा लेने के लिए इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है। कोयला आप जानते हैं कैसे यूज होता है, कोयला बिजली बनाने के लिए भी होता है। आपको पता है कि 1.9 अरब टन जो कोयला है वो हर साल इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए। उसके बाद वो कोयला कहां से निकलता है आपको भी हम बताएंगे, जीवाश्म ईंधन क्यों है तब आपको समझ में आएगा। फिर कच्चा तेल, कच्चा तेल में इससे हम क्या बनते हैं, इसका रिफाइंड फॉर्म में करते हैं। फिर मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, आप जानते हैं इन सब पे हम कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। फिर आया प्राकृतिक गैस जो कि एलपीजी के रूप में हम घर में अपने रसोई में जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो होती है ये गैस। तो हम अब आप देखते हैं हमारे जो लाइफ का मेनली 85% जो है वो इसी पे ही, इन तीनों पे ही डिपेंड है। तो ये हो गया एक तरीके से पारंपरिक और मुख्य स्रोत। अब इन तीनों को हम जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, वो ये है, जीवाश्म आप जानते हैं जब कोई चीज लाखों अरबों खरबों सालों पहले किसी भी कोई जीवित चीज, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जंतुओं के अवशेष हो, जमीन में धंस गए, उसके बाद उन पे बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हुई, दाब ताप की बहुत ज्यादा, जब उसमें ये सब क्रियाएं होने के बाद वो अपघटित हो जाते हैं। क्या, लिविंग थिंग, समझ रहे ना, या भी पेड़ पौधों के अवशेष या जंतुओं के अवशेष, है ना। तो धरती के नीचे दब गए, फिर वहां पर उपस्थित दाब और ताप में वो वहां बहुत सारी रासायनिक क्रिया हुई, फिर वो लाखों वर्ष पहले, अरबों खरबों वर्ष पहले, ठीक है, अब कुछ हम पता नहीं, अब अगर कुछ चीज दबी है तो वो कितने अरबों वर्ष बाद हमको पेट्रोल के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो वो दब गए और फिर उनपे रासायनिक क्रियाएं हुई, फिर उनका अपघटन हुआ, फिर वो कार्बनिक फॉर्म में अपघटित हो गए और वही ये तीनों फॉर्म में हमको मिलते हैं। जब खुदाई होती है तो कहीं मालूम पड़ता है कि पेट्रोल है, तो फिर वहां पर एक पेट्रोल का कुआं बन जाता है। पेट्रोल वहां पर जमीन में पर्टिकुलर हर जगह ये चीज नहीं मिलती है, कहीं कहीं पेट्रोल के ही कुएं हैं। और सबसे ज्यादा आपको पता है कि अरब कंट्रीज में वहां पर पेट्रोल वगैरह के ये जो भी जीवाश्म ईंधन है वहां से पूरे विश्व में बहुत अधिक जाता है। तो ये सब है जीवाश्म ईंधन। अब आपको पता है कि इनका हम लगातार दोहन करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में अरबों खरबों साल लग रहे हैं। तो जो है जितनी क्वांटिटी में हमको उसी को ही सुचारू रूप से यूज करना पड़ेगा, उसको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने वेस्ट करा तो वैसे भी कहते हैं कि 30-35 साल और जितना पेट्रोल अवेलेबल है दुनिया में वो सिर्फ 30-35 साल और चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। जितना भी प्राकृतिक गैस है जो वो सिर्फ 100 साल और चलेगी, उसके बाद प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगी। तो हम ये है अनवीकरणीय स्रोत। इसमें एक स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, इसमें यूरेनियम धातु का जो नाभिक होता है उसमें विखंडन होता है और उसमें बहुत परिमाण में यानी बहुत से अमाउंट में ऊर्जा निकलती है। ये इसमें इस क्रिया से हमें ऊर्जा बहुत अधिक मिलती है, लेकिन जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा मिलती है, ये प्रक्रिया बहुत एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगी है
और इसको हम हर जगह नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पावर प्लांट बहुत पर्टिकुलर, जहां लोग ना रहते हो, आबादी, घनी आबादी से बहुत दूर कहीं लगाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ब्लास्ट होता है और बहुत परिमाण में ऊर्जा निकलती है। तो ये सब, और लेकिन इसमें यही है कि एक बार अगर इस्तेमाल हो गया नाभिकीय ऊर्जा में, नाभिकीय विखंडन, उसके बाद वो चीज फिर से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीनों हो गए क्या, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, और ये चारों जो हो गए वो क्या हुए, अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के। अब कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा, इनका अलग अलग के बारे में अध्ययन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कोयले के बारे में डिटेल में, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे नवीकरणीय स्रोत के बारे में भी।